चलो टुडे वी विल डिस्कस प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होते क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। प्रोनाउन अगर हम करें इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, अ प्रोनाउन इज द वर्ड, अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन एंड इट अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। मतलब यानी एक ऐसा वर्ड कि जो बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये इसके रिपीटिशन को रोकेगा प्रोनाउन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता है, पर्सन से रिलेटेड है। पर्सनल, जैसे कि देखो पर्सनल प्रोनाउन इट मीन ये आदमी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? पर्सन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, जैसे कि मैं बोलूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम डिवाइड करें तो ये तीन प्रकार के होंगे। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन की, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड, ये किसे फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? ये सारे के सारे प्रोनाउन नहीं है। ये बीच वाले जो हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है। और अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की, तो माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया और देयर्स हो गया, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है। अब डिफरेंस क्या है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में? मेन डिफरेंस यह है कि पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि भाई पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएंगे। और जहां तक बात पजेसिव एडजेक्टिव का है, अ पजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखे जाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करेंगे इसके यूज पे, इसका यूज कहाँ पे कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे हम। जो फर्स्ट वन है, जो फर्स्ट यूज होगा इसका, वो यूज होगा अरेंजमेंट ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट क्वेश्चन जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकता है वो होगा अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अरेंजमेंट ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में सारे के सारे प्रोनाउन हैं, सारे के सारे मीन्स तीनों प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये काफी कंफ्यूजन का विषय है। अब इसका एक बेसिक सा रूल ये है, अगर तीनों पर्सनल प्रोनाउन, तीनों हैं या दो हैं, अगर इनका यूज गुड सेंस में हुआ है, पॉजिटिव सेंस में हुआ है, तो इनका ऑर्डर होगा 2 3 1, 2 3 1। एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, एग्जांपल यू, ही एंड आई विल ज्वाइन द कोचिंग
क्लासेस, मैंने ये लिखा। अब अगर हम देखें इसमें सेकंड पर्सन है, इसमें थर्ड पर्सन भी है, इसमें फर्स्ट पर्सन भी है। अब सवाल ये है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई यू एंड ही, या ऐसे लिख सकते हैं यू आई एंड ही? ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बेसिक रूल तो होगा ताकि इसका अरेंजमेंट अच्छी प्रकार से हो सके। तो इसका हमें ये देखना है अगर सेंटेंस का यूज गुड सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है, तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्योंकि हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि आपको, उसको और मुझे और मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, पढ़ना, किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाई करना, कुछ सीखना गुड सेंस है या बैड सेंस है? यानी पॉजिटिव सेंस है, अच्छी बात है। अगर अच्छी सेंस है तो हम स्ट्रक्चर होगा 2 3 1। तो क्या स्ट्रक्चर होने वाला है इसका? 2 3 1, यानी स्ट्रक्चर गुड सेंस। मैं बोलूं तो गुड सेंस बोलो या पॉजिटिव सेंस बोलो, तो ये पॉजिटिव सेंस के लिए ये यूज करेंगे। अगर बात करें, अगर तीनों प्रोनाउन है और उसमें सेंटेंस में सेंस है बैड, यानी पॉजिटिव नहीं है, सेंस पॉजिटिव नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? उसका स्ट्रक्चर होगा यानी बैड सेंस, यानी बैड सेंस। बैड सेंस के लिए हम यूज करेंगे 1 2 3। इट मीन आई मीन फर्स्ट पर्सन, 2 मीन सेकंड पर्सन, 3 मीन थर्ड पर्सन। यानी इसका मतलब ये फॉलो करेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हमें ये पता लगे कि भाई सेंटेंस गुड सेंस में यूज हुआ है या बैड सेंस में यूज हुआ। अगर मैं ये कहूं आई, मैंने, तुमने, एंड उसने, मैंने, तुमने और उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या खिड़की का शीशा तोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो सीधी सी बात है, ये तो सेंस नेगेटिव हुई, ये तो अच्छी बात नहीं है, बैड सेंस है। अगर सेंस बैड है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे 1 2 3, यानी आई यू एंड ही ब्रोक द विंडो पेन। क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, द सेंटेंस इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, बैड सेंस, बुरी बात है ये। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करें। अगर तब क्या हो, अगर किसी सेंटेंस में केवल 2 ही प्रोनाउन हो, अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन, फिर क्या करें? सेम स्ट्रक्चर है, आपने ये देख लेना है। सपोज करो कि सेंटेंस में थर्ड पर्सन नहीं आया है, उसमें आया है यू एंड आई। तो फिर क्या होगा? स्ट्रक्चर यानी यू एंड आई विल ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस, यानी गुड सेंस है। गुड सेंस में तो क्या फॉलो करेंगे? 2 3 1। अब देखो इसमें 2 है, बिल्कुल है, 3 है, नहीं है, फिर 1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब जो 1 आएगा वो जो यू यानी सेकंड पर्सन के बाद ही आएगा, यानी जो आता रहेगा, यानी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी सेंटेंस में सारे के सारे प्रोनाउन और सारे के सारे प्लूरल यानी सारे के सारे प्लूरल हो, तो फिर क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? उस केस में हम सेम, यानी जैसे कि 1 2 3, हम क्या फॉलो करेंगे? 1 2 3। वो कब? हमें तब सेंस नहीं देखनी है, तब हमें ये नहीं देखना कि वो गुड सेंस है या बैड सेंस। सिर्फ ये देखेंगे कि भाई उसमें क्या तीनों प्रोनाउन प्लूरल है या सिंगुलर। अगर तीनों प्लूरल हैं तो हम यूज करेंगे 1 2 3। फॉर एग्जांपल, we, you and they went to Delhi। हमने देखा we फर्स्ट पर्सन जो कि प्लूरल है, you सेकंड पर्सन जो कि प्लूरल है, एंड they थर्ड पर्सन
जो कि प्लूरल है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा 1 2 3, यानी 1 2 3 स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा 1 2 3। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यूज हैं और तीनों प्लूरल हैं तो क्या यूज होगा स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3। तब हमें गुड सेंस और बैड सेंस से कोई लेना देना नहीं है, तब हमें गुड और पॉजिटिव सेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब अगला जो प्रोनाउन है, यानी इसी प्रोनाउन से अगला क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यानी ये तो अरेंजमेंट से रिलेटेड हो गया, यानी और भी तो यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसके यूज के बारे में, अगर मैं बात करूं इसके यूज के बारे में, दूसरी जो इसका टाइप हो सकता है जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे हम। अगर मैं ये कहूं माइंड इज अ गुड टीचर, सेकेंड हो गया दिस बुक इज योर्स, थर्ड वन हो गया आर्स इज अ गुड स्कूल, थर्ड वन हो गया, फोर्थ वन हो गया योर फादर इज अ डॉक्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब सवाल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो जैसे फर्स्ट वन है माइंड इज ए गुड टीचर, माइंड इज ए गुड टीचर। ऐसा लगता है कि आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ऐसा है, ये जो माइंड है ये यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लिखे जाते, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखे जाते हैं। सवाल ये है कि कब पजेसिव प्रोनाउन के बाद, यानी इसका यूज कैसे होगा, कब नाउन आएंगे कब नाउन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन ये डिस्कशन का विषय है। माइंड इज ए गुड टीचर, तो अगर कोई पूछे तो माइंड क्या है, माइंड है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं रखे जाते, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इसका मतलब तो सेंटेंस सही है। इसका मतलब ये है माइंड का मतलब ये है, इसका मतलब ये है माई टीचर। माइंड का मतलब क्या है, माइंड टीचर। अगर मैंने यहाँ पे माइंड लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे माइंड लिख दिया तो मुझे टीचर लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टीचर लिखना पड़ेगा। और रूल ये कहता है अ पजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय नाउन, बट एज फार एज पजेसिव प्रोनाउन इज कंसर्न अ पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लिखे जाते, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखे जाते हैं। तो द सेकंड है, अगर हम सेकंड की बात करें, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता दिस बुक इज योर, ये तो गलत हो जाता, क्योंकि योर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लिखना पड़ता, अब नाउन लिखना पड़ता, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका अगर कोई पूछे योर्स का मतलब क्या होता है, अरे योवर्स का मतलब क्या है, इसमें योवर प्लस जिसके बारे में बात हो रही है, इसमें बात किसकी हो रही है, बुक की, इसका मतलब क्या है योवर प्लस बुक, योवर प्लस बुक, इसमें ऑलरेडी होता है, इसका मतलब क्या होता है योवर प्लस बुक। अगर मैं लिखूं योवर यानी योवर प्लस बुक ऑलरेडी है। लेकिन सवाल ये है अगर आपने पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया तो उसके बाद नाउन नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, नाउन नहीं लिखेंगे, यही तो डिस्कशन का विषय है। और थर्ड वन है आवर्स इज ए गुड स्कूल, इसका मतलब ये है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है।
अब या तो आप इसको ऐसे बोलो आवर स्कूल इज गुड, क्योंकि आवर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लिखे जाते हैं, या तो इसको ऐसे लिखो आवर स्कूल इज गुड। या अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है पॉजिटिव तो फिर आप नाउन नहीं लिखोगे, तो फिर क्या लिखोगे आवर्स इज ए गुड स्कूल। मतलब क्या है, पूछे आवर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है आवर स्कूल, आवर स्कूल। नेक्स्ट है योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर, यानी यहाँ पे फादर क्या है, फादर क्या है, फादर है नाउन, और नाउन में नाउन से पहले क्या रखे जाते हैं एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव तो कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन रखे जाते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं रखे जाते। यानी एट ए ग्लांस मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजिटिव एडजेक्टिव डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लिखे जाते, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखे जाते हैं। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो सेकंड वन है जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी संकेत करते हैं। इनको यूज करना ही पड़ेगा, अगर यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, ये चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए जो नज़दीक है सिंगुलर है, दैट दूर है सिंगुलर है, दोज दूर हैं और प्लूरल है, और दीज प्लूरल है लेकिन नियर बाई है, नियर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, सवाल ये है। ये बातें तो सभी को पता होती हैं, ऐसी बातें जो हर एक को ना पता हों वही बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए, जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में ये कैसे देंगे, एग्जाम में ऐसे दे देंगे द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज बेटर देन मुंबई। ये क्या हुआ, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, पेपर में यहां लिख के देंगे द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज बेटर देन मुंबई दे देंगे। अब ये सेंटेंस तो गलत हो गया, अब आगे है, आगे ये हो सकता है द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ योर्स। ये बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है एग्जाम में कैसे लिख के देंगे, एग्जाम में ऐसे लिख के देंगे द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन योर्स लिख देंगे, देन योर्स लिख देंगे। तो अब हमें इसके पीछे बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल ये कहता है whenever we make comparison between two objects, the comparison is made likewise. Whenever we make comparison between two things or object, the comparison should be likewise. ये कहता है। अब मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा हिंदी में बताओ। अब मैं ये अगर मैं ये कहूँ जब भी हम किसी दो चीजों की कंपैरिजन करेंगे ना, वो चीजें सेम होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, बॉय का के साथ, लड़की का लड़की के साथ, पंखे का पंखे के साथ, जूते का जूते के साथ, यानी कुत्ते का कुत्ते के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कुत्ते का कंपैरिजन हम बिल्ली के साथ कर दें। यानी बेसिक रूल क्या आता है ग्रामर का, द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज दैट व्हेनेवर वी मेक ए कंपैरिजन, द कंपैरिजन शुड नॉट बी आउट ऑफ क्लास, इट शुड बी लाइकवाइज, यानी बड़ा एक समान होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लिखा द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब इसको अच्छी तरह, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब अगर आप कहो तो हम इसको और आसान करके समझाते हैं। ये हुआ कैसे, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट हो गया,
और यहाँ पे ये दूज होगा। ये यूज सर को थोड़ा कंफ्यूजन क्या लग रहा है, थोड़ा आसान करके बताओगे तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कहूं, इसका मतलब ये हो सकता है द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज better than the climate of Delhi। ये लिखा है, इसका मतलब ये मतलब है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, क्लाइमेट के साथ होगा, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से होगा। तो इसका मतलब यानी ये तो कंपैरिजन बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि ये यहाँ क्लाइमेट है, यहाँ भी क्लाइमेट है। इसका मतलब ये तो अगर मैं बार बार नाउन लिख रहा हूँ, तो ये फिर प्रोनाउन का क्या यूज हुआ? तो प्रोनाउन का वही तो यूज होता ना। A pronoun is a word that is used in place of a noun in order to avoid the repetition, ताकि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, तो उसी की जगह तो प्रोनाउन यूज होते हैं। तो इसीलिए अब ये, ताकि यहाँ पे रिपीटिशन ना हो, ताकि यहाँ पे क्लाइमेट का दोबारा रिपीटिशन ना हो, तो इसकी जगह मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया। क्योंकि ये क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए मैंने दैट यूज कर दिया। अगर जैसे कि नेक्स्ट में है द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ योर्स। अब हमें यहाँ पे दोज क्यों लिखा है? दोज क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हमें दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज होगा। तो इसका मतलब ये है, बेसिक रूल यही है कि whenever we make comparison between two things, between two person, between two place, between two object, the comparison should be likewise. It must not be out of class. Out of class comparison is considered wrong in English grammar. English grammar में out of class comparison गलत माना जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ये यही इंपॉर्टेंट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। टुडे वी विल डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या, इसका काम क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली ये होता है, ये दो क्लोजेज को आपस में जोड़ता है। रिलेटिव जो प्रोनाउन है इसका क्या काम होता है? दो क्लोज को आपस में जोड़ेगा, यानी ये एडजेक्टिवल क्लोज बनाता है, आप कह सकते हैं ना, ये एडजेक्टिवल क्लोज बनाएगा। अब जैसे कि ये होते कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बेसिकली जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, उनका नंबर जेंडर जो का हमें कोई पता नहीं होता। ये नहीं, इनका नंबर यानी रिलेटिव प्रोनाउन से किसी भी नाउन और प्रोनाउन का यानी सब्जेक्ट यानी उसका नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते, न उसका जेंडर डिसाइड कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसकी औकात कौन डिसाइड करेगा? इसका नंबर जेंडर डिसाइड करेगा उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाला एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन। एंटीसीडेंट कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। अब हम देखेंगे जैसे कि एग्जांपल के द्वारा, जैसे कि पहले वाला है सचिन इज द ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स। सचिन इज द ओनली वन, सचिन इज द ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स that has or have scored 50 in one day match। very important। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, इसमें ये जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये दो काम कर देता है। रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम है। ये प्रोनाउन तो है ही है, ये कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो क्लोज को आपस में जोड़ना, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना, दो फ्रेज को आपस में जोड़ना, दो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको आपस में जोड़ना। तो इसका अर्थ हमने देखा, सचिन इज द ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स दैट हैव स्कोर्ड 50 इन वन डे मैच। अब हमने देखा, कोई पूछे सेंटेंस कितनी है,
तो आप बोलोगे जी जो फुल स्टॉप है ये देख लो, जितनी फुल स्टॉप होंगी उतने सेंटेंस होंगे। हमने देखा फुल स्टॉप तो एक है, तो इसका मतलब सेंटेंस एक है। लेकिन सेंटेंस जो छोटा होता है, जो उसका सब पार्ट है, तो वो क्लोजेज होता है। वो क्या होता है? क्लोज। तो क्लोज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब है, वो क्लोज है। सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो सेंटेंस होता है। तो इसका मतलब एक सेंटेंस में 2 क्लोज भी हो सकते हैं, 3 क्लोज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जितनी वर्ब है उतने क्लोज। वैसे रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगी। अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है ना, तो इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब हों, अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, तो इसका मतलब वो 2 क्लोज हैं। अगर वो 2 क्लोज हैं तो कंजंक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। तो कंजंक्शन जो लिखना पड़ेगा, वो एक्चुअली प्रोनाउन तो है ही है, वो प्रोनाउन तो है ही है, और साथ में कंजंक्शन का भी काम करेगा। तभी तो इसको बोलते हैं प्रोकंज। इसको क्या बोला जाता है? प्रोकंज बोला जाता है। अगर हम जैसे हम ये देखें, सचिन इज द ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स दैट have scored 50 in 50 runs. It means 50 runs. You can say the score 50 runs in one day match. अब मेरे को ये बताओ, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है ही है, क्योंकि ये 2 क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। अब हमें कैसे पता लगा कि क्लोज कौन सा है, कैसे? हमें तो कोई आइडिया नहीं। देखो मैंने देखा, सचिन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या है? कोटा पूरा हो गया। एक क्लोज तो ये हो गया, यानी सब्जेक्ट और यानी क्लोज इसको बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लोज। तो इसका मतलब एक क्लोज तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या? अब बाद में देखा, अब हमने देखा ये क्या? स्कोर्ड है, एक ये वर्ब है, तो इसका भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इसका भी तो क्या होगा? कोई सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है दैट। इसका सब्जेक्ट क्या है? दैट। तो ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और हमें ये पता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट तो केवल नाउन और प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है? नाउन और प्रोनाउन का। इसका मतलब दैट यहाँ पे प्रोनाउन है। दैट क्या है? प्रोनाउन है। कोई पूछे इसका काम क्या है? कोई देखो, अरे काम क्या कर रहा है? कंजंक्शन का। कोई पूछे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है? 2 क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। अगर ये 2 क्लोज को आपस में जोड़ रहा है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, तभी तो इसको प्रोकंज बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो इसका जो एंटीसीडेंट डिसाइड करना होता है, हमें क्या डिसाइड करना होता है? इसका एंटीसीडेंट, कि भाई हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखें या प्लूरल वर्ब लिखें, ये कैसे डिसाइड करेगा? मेरे को एक बात बता दो कि ये जो इस दैट प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, क्रिकेटर्स है या द ओनली वन है, यानी सचिन है, सचिन है या क्रिकेटर्स है। वैसे तो जनरली क्या होता है, 90% केसेज में जो 95 लगा लो, 96% केसेज में क्या होता है, एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएगा। लेकिन यहाँ तो इसका एंटीसीडेंट क्रिकेटर नहीं है, इसका एंटीसीडेंट है सचिन। क्यों? अब हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये ओनली वन है ना, इन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया, द ओनली वन, सचिन इज द ओनली वन। इसका मतलब एक, यानी इसका मतलब इसका एंटीसीडेंट कौन होगा? सचिन होने वाला है। अगर सचिन सिंगुलर है तो सचिन सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर का, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे सिंगुलर क्या है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये कहता है दिस इज द ओनली वॉच विच आई बॉट फ्रॉम पानीपत। तो वही बात तो सिंपल है भाई, जो वॉच है नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन विच ही यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट में देखा जाए, ही इज द बॉय हु इज या हु एम आर गोइंग टू डेट। अब हम आपने देखा कि सेंटेंस कितने हैं, जिस सेंटेंस तो एक है, तो फिर क्लोज कितने हैं? मेन वर्ब गिन लो। तो हमने देखा इज लिंकिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी होगा, इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसका मतलब एक क्लोज तो ये हो गया। अब आपने देखा गोइंग तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका भी तो सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट क्या है? कोई पूछे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अरे पार्ट ऑफ स्पीच तो रिलेटिव प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है कंजंक्शन बनने का। और मेरे को ये बताइए, जो रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं ना, यानी जो सब्जेक्ट कौन बन सकते हैं? सब्जेक्ट केवल होकर नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है।
कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कोई पूछे ये काम क्या कर रहा है जी? दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है, यानी एक क्लोज ये और एक क्लोज ये, यानी तभी तो इसको प्रोकंज के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? प्रोकंज जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ही इज अ बॉय हु इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें इसका वो देखना है एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट फोकस किस पे? ये बताइए देखो, यानी द बॉय है, यानी ही भी सिंगुलर है और बॉय भी सिंगुलर, तो सीधा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट में देखिए, ही इज द ओनली बॉय, ही इज द ओनली बॉय दैट टॉप्ड द क्लास, दैट टॉप्ड द क्लास। तो हमने देखा पहले कोई पूछे कि सेंटेंस कितने हैं, तो देखेंगे हमने फुल स्टॉप कितने हैं। हमने देखा कि फुल स्टॉप तो एक है, इसका मतलब सेंटेंस एक है। अब क्लोज देखते हैं। अगर क्लोज देखने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी वर्ब होंगे उसको सभी को काउंट कर देंगे। हमने देखा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 सॉरी वर्ब नंबर 1। तो इस वर्ब का भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? दैट। इसका सब्जेक्ट क्या है? दैट, जो कि कायदे से क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है? कंजंक्शन काम। यानी अब हमें कैसे पता लगा कि इसका सब्जेक्ट दैट है? क्योंकि सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो दैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और काम क्या कर रहा है? कंजंक्शन का। अगर हम आगे देखें, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माय ब्रदर, इज माय ब्रदर। अब ये देखिए सेंटेंस कितने हैं? तो हमने देखा फुल स्टॉप तो एक है, इसका मतलब फुल स्टॉप एक है, तो इसका मतलब सेंटेंस तो एक रहा है। अब देखते हैं क्लोज कितने हैं। क्लोज तो देखिए वर्ब लेंगे। हमने देखा पीछे से देखेंगे हम, तो हमने देखा ये है मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है इज, अगर ये मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा जरूर। तो इसका सब्जेक्ट कैसे मानेंगे? इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? देखो अब हमें ये पता है एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, यानी एक सब्जेक्ट इसका देखना है, एक सब्जेक्ट इसका इस वर्ब का देखना। अब हमें देखते इस केस में हम क्या करते हैं, ये तो अगर इसको डिवाइड करें तो इसलिए सेंटेंस ऐसे होगा, द बॉय इज माय ब्रदर, द बॉय इज माय ब्रदर। फिर दूसरा सेंटेंस क्या होगा? ही इज वेयरिंग रेड शर्ट, ही इज वेयरिंग रेड शर्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस वर्ब का जो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है द बॉय, और इस जो दूसरे वाली जो वर्ब है जो कि वेयरिंग है, जो कि वेयरिंग है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका क्या है? क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट कौन होते हैं? कौन होते हैं सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होते हैं नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। तो जो लास्ट वन है ये वो देखते हैं। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज एम आर गोइंग टू दिल्ली। अब हमने देखा सेंटेंस तो एक है, सेंटेंस तो एक है क्योंकि फुल स्टॉप एक है। अब क्लोज देखो कितने हैं क्लोज। अब हम क्लोज देखने के लिए हम उसकी मेन वर्ब काउंट करेंगे। आपने देखा पीछे से देखेंगे हम, गोइंग है, जैसे ये वर्ब है, तो अगर ये वर्ब तो इसका सब्जेक्ट भी जरूर हो रहा होगा। अब इसका सब्जेक्ट कौन होता है? इसका सब्जेक्ट या तो हु होगा या तो इसका सब्जेक्ट हु होगा, या यानी सीधी सी बात है इज वर्ब का सब्जेक्ट है ही इज, और ये जो इस वर्ब का ये जो दूसरे वाली जो वर्ब है गोइंग, इसका सब्जेक्ट है हु। तो सीधी सी बात है, यानी दो क्लोज हैं तो कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन यहाँ पे क्या है? हु है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तभी तो इसको प्रोकंज बोला गया है। कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच तो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है? कंजंक्शन क्या कर रहा है, यानी सीधी सी बात है। अगर आपको ये देखना पड़े कि सेंटेंस कितने हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक फुल स्टॉप काउंट कर लोगे, जितने फुल स्टॉप होंगे उतने ही सेंटेंस होंगे। कोई आपसे पूछ ले कि जी ये सेंटेंस होता क्या है? अरे सेंटेंस में एक तो वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो सेंटेंस है। कोई पूछे फिर क्लॉज क्या होता है? अरे क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, फिर फर्क क्या है? अरे क्योंकि एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में 3 क्लॉज हो सकते हैं, ये मेजर फर्क है, यानी इन तीनों में ये मेजर फर्क है।
अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो सेंटेंस की टाइप कौन सी होगी? वो तो सिंपल होगा। अगर सेंटेंस में दो वर्ब होंगे तो वो दो क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे तो कंजंक्शन चाहिए। अब कंजंक्शन अगर फैन बॉयज वाला है, फैन बॉयज वाला यानी फैन बॉयज का एक एक्रोनिम है फैन बॉयज, जैसे एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नोर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है येट और एस का मतलब है सो। अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन यूज हुआ है तो वो केवल और केवल कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, कंपाउंड। और जो तीसरे वाला है यानी एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब है या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स? अगर फैन बॉयज कंजंक्शन है तो कंपाउंड, अगर फैन बॉयज कंजंक्शन नहीं है तो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में एक तो प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट। एक तो प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या है? यानी उसकी दोनों क्लोज के अपने अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और अपनी अलग अलग वर्ब होंगे। आई होप एंड ऑल द डाउट हैव बीन क्लियर्ड बाय दिस वीडियो। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, दैट इज ए रिफ्लेक्सिव वर्सेस ए एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वर्सेस ए एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों में सेल्फ या सेल्व्स लगते हैं। जैसे आई के साथ माई सेल्फ हो गया, वी के साथ आवर सेल्व्स हो गया क्योंकि प्लूरल है, ही के साथ हिमसेल्फ हो गया, यू के साथ योर सेल्फ हो गया, दे के साथ देम सेल्व्स हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये कभी तो एम्फेटिक कहलाते हैं और कभी ये रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कब एम्फेटिक और कब रिफ्लेक्सिव? अब देखते हैं सेंटेंस के द्वारा। जैसे अगर मैं ये बात करूं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, when the doer and receiver of any action is the same person, when the doer and receiver of any action is the same person, we use reflexive pronoun, and reflexive pronoun are used as the object of the verb. And when the doer and the receiver are different person, तब हम क्या लिखते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमें कैसे पता लगेगा कब एम्फेटिक और कब ये? अब सेंटेंस के द्वारा पता लगेगा। अब देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ, यू हर्ट योरसेल्फ, यू हर्ट हरसेल्फ। अब हमें ये देखना है क्या डूअर और रिसीवर एक ही आदमी है? अब देखो, हमने देखा यू हर्ट योरसेल्फ, यू सब्जेक्ट हो गया, हर्ट मेन वर्ब हो गई। अब इसका मतलब ये है यू ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। इसका मतलब ये है, चोट खाने वाला कौन? यू। चोट खाने वाला कौन? यू। और चोट किसको लगी? यू। यानी डूअर और रिसीवर एक आदमी। जब एक ही आदमी है तो इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में लिखे जाते हैं। सेकंड वन देखिए, he saved himself on Sunday, he saves himself on Sunday। अब हमें ये देखना है क्या डूअर और रिसीवर अलग अलग है या सेम है? he saved himself, अरे ये क्या? ये तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है। वैसे भी देखे जाए, दाढ़ी बनाने वाला कौन? ही। दाढ़ी बनी किसकी? ही की। तो इसका मतलब डूअर और रिसीवर एक आदमी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट The wood cutter himself cut all the wood। अब हमें ये देखना है कि इसमें डूअर और रिसीवर एक ही आदमी है या अलग अलग। अब हमने देखा who cut all the woods, wood cutter सब्जेक्ट हो गया यानी डूअर हो गया। The wood cutter cut what, और what का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन। तो here wood नाउन, अगर नाउन है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये रिसीवर हो गया। डूअर और रिसीवर अलग अलग, डूअर और रिसीवर अलग अलग। अगर डूअर और रिसीवर हैं यानी दो हैं अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एम्फेटिक। और एम्फेटिक के प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, I saw myself in the mirror। अब मेरे को ये बताओ, ये कौन है देखने वाला? मैं।
और दिखने वाला कौन है? मैं। यानी सी से आगे करने वाला कौन है? मैं। और सी से में दिखा कौन? वही मैं। तो इसका मतलब डूअर रिसीवर एक पर्सन। अगर एक ही है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन